बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। चंद अहम खबरों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से जाहिद खोकर और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है ज़हीर अब्बास ने। नाज़रीन, बात करेंगे शहर औलिया की, जहां पर बेशतर वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइंस की तिब्बी मुद्दत जो है वो पूरी होने का इंकशाफ सामने आया है। तबई मुद्दत पूरी होने से 2200 किलोमीटर से जायद वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं और वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइंस की बोसीदगी से फराहमी और निकासियाब के मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। 1236 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइनें इंतहाई बोसीदा हैं। आए रोज ग्राउंड फेलियर्स होने लगे हैं। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है जानते हैं अपने ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, पहले तो हमें इस खबर की तफसीलात बताइएगा। जी, खबर की तफसीलात इस तरह से है कि मुल्तान शहर में जो वाटर सप्लाई और सीवरेज का सिस्टम है वो इंतहाई बोसीदा हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वासा की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें ये इंकशाफ सामने आया है कि मुल्तान शहर का जो वाटर सप्लाई का नेटवर्क है वो मजमूई तौर पर 1448 किलोमीटर तवील है। अच्छा। उसमें से जो 1036 किलोमीटर 1016 किलोमीटर तवील जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है वो इंतहाई बोसीदा हो चुका है। उसमें से बेशतर जो हैं वो 50 साल पुरानी लाइनें हैं। बोसीदा होने की वजह से उसमें सीवरेज मिला पानी जो है उसके आने की भी शिकायत है, जिसके बायस शहरी जो है वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। वासा मजमूई तौर पर शहर की 55% आबादी को पीने का साफ पानी फराहम करने का दावा तो वासा हुकाम की जानिब से किया जाता है, मगर उसमें आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि 1400 किलोमीटर तवील उनका सिस्टम है और उसमें 1000 से ज़ायद किलोमीटर जो है वो बोसीदा हो चुका है। इसका मतलब यही है कि शहर की ज़्यादातर आबादी जो है वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। ये तो एक हो गया वाटर सप्लाई का। अगर सीवरेज की सूरत हाल की बात की जाए तो आपको पता है कि सीवरेज एक बुनियादी मसला है। अगर निकासी आपके मसाइल होंगे तो शहरियों को कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर किसी गली मोहल्ले में थोड़ा सा पानी भी गंदा जमा हो जाए तो वहाँ आमदोरफ्त इंतहाई मुश्किल हो जाती है। दफातर में जाने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह नमाजी हज़रात जो उनको मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए मसला होता है, क्योंकि साफ ज़ाहिर कपड़े पाक नहीं रहते, जैसे वो गंदे पानी से गुजरेंगे उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। तो 12 मुल्तान शहर में एहतजाज भी किया जाता है वासा हुकाम के खिलाफ, मगर वासा हुकाम के पास एक ही रवायती जवाब है कि हमारे पास मतलूबा फंड्स ही नहीं है। और उनकी बात किसी हद तक ठीक भी है। अगर ये जो मौजूदा बजट है इसकी बात की जाए, जो पंजाब हुकूमत ने बजट पेश किया कुछ दिन पहले, तो इसमें मुल्तान में वासा के लिए सिर्फ 30 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। अच्छा। 30 करोड़ की रकम से एक छोटा सा मनसूबा जो है वो भी शुरू नहीं हो सकता। तो जो मुल्तान में सीवरेज के मसाइल हैं उससे आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जो हमारे पास ये सर्वे रिपोर्ट है इसके मुताबिक मजमूई तौर पर 1236 किलोमीटर तवील जो सीवरेज लाइन है वो अपनी तबई मुद्दत पूरी कर चुकी है। अच्छा। इसमें कुछ सीवरेज लाइनें ऐसी भी हैं जो 1980 से 1988 के दरमियान डाली गई थी और वो थी तकरीबन 935 किलोमीटर तवील। अब देखें कि टोटल जो यहाँ पे सीवरेज का नेटवर्क है वो 2300 किलोमीटर है मुल्तान शहर में, और उसमें 935 किलोमीटर तवील जो सीवरेज लाइनें हैं वो 1980 से 1988 के दरमियान डाली गई थी। जो जब हमारी वासा इंतजामिया से बात हुई, वासा के जो मुतलका अफरान है सब डिवीजन के, उनसे बात हो रही थी सीवरेज वालों से, तो उनका कहना था कि एक जो सीवरेज लाइन है उसकी जो तबई उम्र है वो तकरीबन 25 से 30 साल है। तो 1988 तक जो लाइनें डाली गई थी वो 935 किलोमीटर तवील थी। वो तमाम की तमाम जो है वो अपनी तबई मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। इसी तरह जो इसके बाद में 1990 से 1999 के दरमियान डाली गई थी वो 201 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइनें डाली गई थी, वो भी अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुकी हैं। उसके बारे में भी वासा की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो इंतहाई बोसीदा हो चुकी हैं। वहाँ पर भी आए रोज ग्राउंड फेलियर के वाक़यात हो रहे हैं। सीवरेज लाइनें बैठने की वजह से मसाइल होते हैं। दूसरी जानब जो घरों के बाहर सीवरेज का पानी है वो जमा हो जाता है। गली मोहल्ले जो है मुल्तान के बेशतर इलाकों में आए रोज जो है वो सामने शिकायत आती हैं कि सीवरेज के पानी से गली मोहल्ले भर चुके हैं। वासा की जानिब से रवायती जवाब सामने आता है कि हमारे पास मतलूबा फंड ही नहीं है कि हम ये सीवरेज लाइन है जो इतनी तवील 1236 किलोमीटर तो ज़हीर एक तो हो गई सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइंस और दूसरी सीवरेज की सप्लाई लाइंस जो हैं इनकी तबई मुद्दत जो है वो तो पूरी हो गई है। तब्दीली का अमल इतनी ताखीर का शिकार सिर्फ इसी वजह से है कि फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, बुनियादी वजह यही है कि फंड ही वासा के पास नहीं है। वासा के पास फंड जो है वो दो तरीके से आते हैं, एक तो पंजाब हुकूमत जो फंडिंग करती है, या फिर जो डोनर्स हैं उनकी तरफ से कुछ जो है वो स्कीमें लाई जाती हैं ताकि शहरियों को फराहमी आब और निकासी आब की सहूलत मैसर आ सके। एक और फैक्टर भी है, वो फैक्टर ये है इनकी सेल्फ रिकवरी जो होती है। अब सेल्फ इनकम जो है वासा की वो इंतहाई कम है। उसकी वजह यह है कि इनके जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी उस सेल्फ इनकम से दी जाती हैं। हाँ। जो बिजली के बिल भरे जाते हैं वो भी उसी इनकम से भरे जाते हैं। अच्छा। तो जो सेल्फ इनकम इनकी 17 से 18 करोड़ के दरमियान जो है इनकी रिकवरी जो वाटर सप्लाई बिलों की मद में होती है या फिर सीवरेज के बिलों की मद में होती है। तो उससे तो ये जो इनके ज़रूरी अखराजात हैं वही पूरे नहीं होते, तो नए मनसूबे जो उस रकम से तो ये शुरू नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये अराकीन असम्बली की तरफ देखते हैं कि अराकीन असम्बली जो है वो अपना कोई फंड लाएं अपने हल्के के लिए ताकि उससे नई स्कीम शुरू की जा सके। तो पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो 5 सालों में जो सीवरेज की हैं वो 8 अरब के मंसूबे थे, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर तवील जो है वो सीवरेज लाइनें जो हैं वो डाली गई थी। इसी तरह अगर वाटर सप्लाई की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 2 अरब के करीब जो है वो फंड इनको मिला वासा को, जिससे कुछ इलाकों में जिसमें मुमताज़ाबाद था, नासराबाद था, इसके साथ साथ अंदरून शहर के कुछ इलाके थे, वहाँ पर ही वाटर सप्लाई की जो लाइनें बिल्कुल ही बोसीदा हो चुकी थी, जवाब दे चुकी थी, उनको जंग लग चुका था। तो वहाँ पर 2 अरब की लागत से जो है वाटर सप्लाई लाइनें बिछाएंगी ताकि शहरियों को साफ पानी मुयस्सर आए। तो ये इंतहाई महदूद पैमाने पर आप कह सकते हैं कि जो फंड दिए गए उससे ये काम हुआ। अब जो मैंने पहले भी जैसे बताया कि जो हमारा ये मौजूदा बजट है जो पंजाब हुकूमत ने पेश किया, इसमें वासा मुल्तान की जो तरक्याती स्कीमें जारी हैं या जो नई स्कीमें उनके लिए सिर्फ 30 करोड़ का फंड रखा गया है। उस 30 करोड़ के फंड से ये जो 22 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई और सीवरेज का नेटवर्क अच्छा, है। कुल ज़हीर यही बात मैं आपसे पूछने लगी थी कि कितने किलोमीटर लाइन्स हैं जिनको तब्दील करना फौरी बहुत जरूरी है? जी जो वासा की रिपोर्ट हमारे सामने उसके हिसाब से तो 1236 किलोमीटर सीवरेज का उन्होंने बताया है कि उसकी फौरी तब्दीली जरूरी है। अच्छा। इसी तरह जो वाटर सप्लाई का है वो 1016 किलोमीटर तवील है। जो मजमूई तौर पर ये बनता है, ये 22 किलोमीटर से जायद का नेटवर्क बनता है वाटर सप्लाई का और सीवरेज का। और उस पर अगर एस्टीमेट अंदाजा लगाया जाए कितनी लागत आएगी, तो ये जो सारी जो वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइंस हैं ये दोनों बोसीदा हो चुकी हैं, तो इन दोनों की तब्दीली पर कितनी लागत आएगी? जी इनकी तब्दीली पर जब हमारी वासा के कुछ अफरान से बात हुई तो उन्होंने जो तखमीना जाहिर किया वो 20 से 30 अरब के दरमियान जाहिर किया था कि फौरी तौर पर अगर इतनी रकम मिल जाए तो ये जो सीवरेज लाइनें हैं और जो वाटर सप्लाई लाइनें हैं उनको तब्दील किया जा सकता है। उसके साथ साथ कुछ और भी अखराजात होते हैं। जब भी कोई सीवरेज लाइन डाली जाती है तो डिस्पोजल स्टेशन की जरूरत पड़ती है। डिस्पोजल स्टेशन पर जो है वो अलहदा से उसकी तमीर पर खर्चा होता है। इस तरह दीगर जो मामला है उसको चलाने के लिए भी फंड की जरूरत होती है। इतने बड़े नेटवर्क को चलाना भी कोई आसान काम नहीं है, तो मजीद मुलाजमीन की भी जरूरत पड़ती है। एक यहाँ पर यह भी फैक्टर है कि वासा मुल्तान में अमला भी इंतहाई शार्ट है। अच्छा। तो कुछ ऐसे भी वासा अफरान थे जिन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि वो तो खुद चाहते हैं कि उन्हें नया कोई मनसूबा फिलहाल ना दिया जाए, क्योंकि शहर की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र पहले ही उन पर काफ़ी ज़्यादा बोझ है। नया अमला जब तक नहीं भर्ती होता तब तक नई अगर लाइनें डाली जाती हैं तो वो उनका एरिया जो है वो ज़्यादा वसी हो जाएगा, जिसको मेंटेन रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सीवरेज लाइनें जब भी बंद होती हैं तो उनको खोलने के लिए साफ ज़ाहिर है जो वर्कर हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो सैनिटरी वर्कर हैं वो भी इंतहाई कम है, उनकी कमी को भी दूर नहीं किया गया, जिसकी वजह से बाज़ का शिकायत का अदाला इस सूरत में नहीं होता कि वहाँ पर कोई अमला ही मौजूद नहीं होता। अमला जाएगा, सफाई करेगा तो सीवरेज लाइन जो है वो खुलेगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। वासा का इदारा जो है उसकी भी आमदन कम है और अखराजात ज्यादा है, जो नए मुलाजमीन को भी भर्ती नहीं किया जा रहा। जी यही बात है ना कि वासा के जो सेल्फ इनकम है वो महाना तकरीबन 17 से 18 करोड़, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वाटर सप्लाई बिलों की मद में और जो सीवरेज के बिल है उसकी मद में इतने पैसे इकट्ठे होते हैं। और उससे बड़ी मुश्किल से जो पेंशनर हैं, जो इनके मुलाजमीन हैं, उनको तनख्वाहें अदा की जाती हैं। बिजली के बिल, अब बिजली के बिल की आप सुन लें कि वासा मुल्तान मैपको का 4 अरब से जायद का नादहिंदा है।
कि इन्होंने 4 अरब से जायद की जो है वो अदायगी करनी है, लेकिन इनके पास फंड ही नहीं है कि यकमुश्त जो है वो पैसे अदा कर सके। तो इसलिए अक्सर औकात इनकी जो तनसीबात हैं, जो डिस्पोजल स्टेशन है, वाटर सप्लाई के जो इनके सेंटर हैं, वहाँ की लाइट जो है वो मुनक़ता कर दी जाती है। इवन कि इनका जो हेड ऑफिस शमशाबाद में वाक़ है, जहाँ पर ये सारा ऑपरेट किया जाता है सिस्टम, तो वहाँ पर भी बाज़ का जो है वो बिजली का जो कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिया जाता है। वजह क्या होती है कि ये मैपको के ना दहिंदा हैं, तो बीच में कुछ जो है हाई ऑफिशियल वो पढ़ते हैं, कमिश्नर मुल्तान की जानब से मुदाखलत की जाती है, डिप्टी कमिश्नर की जानब से यकीन दहानी कराई जाती है मैपको काम को कि आपके जो वाजबात हैं वो आपको अदा कर दिए जाएंगे, तो आप ये कनेक्शन बहाल कर दें। तो माजी में हमने देखा कि कई दफ़ा कनेक्शन मुनक़ता हुए, उसके बाद बहाल हुए। तो ये इतना ही नहीं कि माली बहरान वास्तव में है कि ये अपना बिजली का बिल जो है वो भी भरने से कासिर हैं। नए फंड इनको मिलने नहीं रहे, जिसकी वजह से ज़हीर हालिया बजट की बात कर लेते हैं वासा से मुतल्लक की। तो वासा ने लाजमी तौर पर अपने मंसूबे तो पेश किए होंगे, तो पंजाब हुकूमत की जानिब से हालिया बजट में वासा मंसूबों के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है? जी, यहाँ पर मामला ये है कि वासा की तरफ से तखमीना लगाकर लाहौर भिजवा दिया जाता है, मगर हुकूमत की जानब से जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनकी तरफ से उस तरह से मुकदमा जो है वो लड़ा नहीं जाता। यही वजह है कि मुल्तान में जो है वो ज़्यादा सीवरेज का या वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट कोई बड़ा है, मेगा प्रोजेक्ट, वो सामने नहीं आ सका काफ़ी अरसे से। पिछला जो दौरे हुकूमत था तहरीक इंसाफ का, उसमें कुछ जो अरकान असम्बली थे मुकामी, उनकी काफियों से कुछ हद तक फंड्स आए, मगर वो भी उतने नहीं थे कि जिससे सीवरेज सिस्टम और जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसमें बेहतरी लाई जाती। अगर मौजूदा बजट की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 30 करोड़ रुपए के फंड रखे गए। 30 करोड़ के फंड जो है उसमें भी ज्यादातर वो स्कीमें हैं जिन पर काम जारी है, तकरीबन 90% किसी पर काम हो गया, किसी पर 95% काम हो गया है। तो वो तरक्याती स्कीमें जो कि मुकम्मल होने के करीब है। वासा की जानब से बारहा मुतालबे किए जाते रहे, मगर इनकी किसी जगह पे कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज जो है मुल्तान में वाटर सप्लाई के और सीवरेज के जो मसाइल हैं वो इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। अच्छा ज़हीर, देखा जाए तो तबई मुद्दत तो दोनों सप्लाई लाइंस की पूरी हो चुकी है, वाटर सप्लाई की भी और सीवरेज सिस्टम की भी। तो अरकान असेंबली जो हैं वो इन दोनों की बेहतरी के लिए क्या कोई किरदार अदा कर रहे हैं? जी, उनके किरदार की अगर बात की जाए तो मुल्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी से भी कुछ अरकान असम्बली मुंतखब हुए हैं, कुछ अरकान असम्बली जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से कामयाब हुए हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि तहरीक इंसाफ के हैं, जो कि सुन्नी कौंसिल में चले गए, तो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली भी हैं। अब हुकूमत की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो है वो पंजाब में है और उनके इत्तेहादी जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। अब मामला ये है कि मुल्तान की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी वालों का ये कहना है कि उन्हें तमाम तर इख्तियारात दिए जाएं, जितने भी महकमे सरकारी हैं वहाँ पर उनके चेयरमैन जो है, जो सियासी लोग होते हैं, उनको तैनात किया जाए। दूसरी जानब जो नून लीग के अरकान असम्बली हैं उनकी कोशिश ये थी कि मुस्लिम लीग नून के लोग ही जो हैं वही इन इदारों में आएँ और जो भी मामलात उनको बेहतर करने की कोशिश करें। मौजूदा इख्तियारात किसके पास हैं? यही चल रही है। हालांकि ये मौजूदा इख्तियारात पिछले दिनों जो मुआहदा आपने भी खबरों में देखा होगा, हमने भी देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत जनूबी पंजाब के जो 3 अजला हैं वहाँ का सारा निज़ाम जो है ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड वो पीपल्स पार्टी को देने पर आमादगी जाहिर की गई थी। मगर मुल्तान में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से अरकान असम्बली उस तरह से एक्टिव नहीं है कि वो उस तरह से कोई काम कर सके, कोई अपने मुतालबात जो है वो पंजाब हुकूमत के सामने रख सकें और मजीद फंड लाए जाएं ताकि जो मुल्तान के मसाइल हैं पानी की फराहमी के हवाले से और निकासी आब के हवाले से उनको हल किया जा सके। आने वाले दिनों में जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी तरफ से तो मुतालबे किए जाते हैं, आए रोज़ मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किए जाते हैं। हो सकता है कि उन एहतजाजी मुजाहरे हैं उनको देखते हुए जो अरकान असम्बली हैं वो पंजाब हुकूमत के सामने अपना ये मुकदमा पेश करें, उन्हें बताएं कि मुल्तान शहर को किस हद तक निकासी आपके और फराहमी आपके मनसूबों की ज़रूरत है, किस तरह से मुल्तान शहर में जगह जगह पर सीवरेज के मसाइल खड़े हो गए हैं, किस तरह से मुल्तान के जो बड़े इलाके हैं वो पीने के साफ पानी से महरूम हैं। शहरियों को पीने के साफ पानी के असूल के लिए जो मुखैर हज़रात की जानब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए वहाँ का रुख करना पड़ता है। वासा मुल्तान के सिर्फ 65 के करीब जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुल्तान शहर में हैं। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो उनके जो ज़ेरे कंट्रोल 84 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनमें से 29 के करीब जो है वो पिछले 3 साल से ख़राब पड़े हैं।
तो ये भी बड़ा अलमिया है कि पीने के साफ पानी के मसले जो है वो भी सर उठा रहा है। लेकिन अरकान असम्बली की जानब से उस तरह की कोई मनसूबाबंदी नहीं की जा रही। वासा हुकाम की जानब से मरासले तो भेज दिए जाते हैं पंजाब हुकूमत को, मुतलका इदारों को, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से ये जो दोनों मसले हैं वाटर सप्लाई के और सीवरेज के, वो हल होते दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा ज़हीर, क्या ये महकमा मुकम्मल डेफिसिट में जा रहा है? वासा हुकाम की सेल्फ इनकम भी तो होगी, तो नई लाइनें बिछाने के लिए वो कोशिश क्यों नहीं करते? जी, उनकी कोशिश जो है वो इसलिए भी नाकाम हो जाती है कि उनकी जो सेल्फ इनकम है वो उतनी ज़्यादा नहीं। उसका एक जो बुनियादी रीज़न हमें बताई गई वो वासा की जानब से ये बताई गई कि जो पिछली निगरान हुकूमत पंजाब की थी, इसने जो है वो टैरिफ में 519% इजाफा किया था। इससे पहले जो वासा है, वासा में पुराना टैरिफ चल रहा था, वो इंतहाई मामूली था। उससे सिर्फ 2 से 3 करोड़ की रकम जो है वो वासा को हासिल होती थी। जब टैरिफ बढ़ा है 519% जो है वो वाटर सप्लाई का और सीवरेज का टैरिफ बढ़ा है, उसके बाद से वासा की रिकवरी जो है वो 17 से 18 करोड़ हुई है। ये सिर्फ 7-8 महीने पहले की बात है कि 7-8 महीने से वासा की रिकवरी जो है वो ऊपर गई है। लेकिन वो ऊपर जाने के बाद हुआ ये है कि उनके अखराजात में भी उसी तरह से इजाफा हो गया है। बिजली के बिल उतने ज़्यादा आ रहे हैं, फिर जो पेंशनर की पेंशन अदा करनी है, फिर जो मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करनी है, तो वो भी जो सेल्फ इनकम है उसी में से अदा की जाती है। यही वजह है कि वासा जो है अपनी रिकवरी जो उसकी होती है उससे कोई भी मनसूबा शुरू करने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने जो निगाहें टिका रखी हैं वो उनकी निगाहें हुकूमत की तरफ हैं कि हुकूमत जो है वो किसी तरह से फंडिंग करे ताकि वो नए मनसूबे शुरू कर सकें। ज़हीर, बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि वाटर सप्लाई जो है, जो हम पीने के लिए भी पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर वही ख़राब आएगा तो लोगों की ज़िंदगियों को भी ख़तरा है, उनकी सेहत को भी परेशानी लाहिक हो सकती है। तो इस तमाम मामले को लेकर आपने किसी सीनियर अफसर से, किसी हुकाम से इस मामले से हवाले से कोई बात की है? जी, हमारी जब बात हुई वासा के एक अहम अफसर से हमारी बात हो रही थी, तो उनकी तरफ से यही मजबूरी बयान की गई कि ऑन कैमरा ना मैं आपको मौक़िफ़ दे सकता हूँ, ना ही टेलीफोन पे आपको मौक़िफ़ दे सकता हूँ। हमारी कोशिश यही थी कि उनको टेलीफोन लाइन पे लिया जाए ताकि वो अपना मसला खुद बयान करें। तो वो इतना खौफ उनके अंदर पाया जाता है कि वो खुल के सामने आना नहीं चाहते। वो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें जो है वो जाहिर कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई इस सेक्टर में ये मसला है, मगर खुल के सामने नहीं आते। तो उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि हमारी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि सियासी लोग कभी किसी हुकूमत की किसी जमात की हुकूमत होती है तो कभी किसी जमात की हुकूमत होती है, तो हमने तो सभी को राजी रखना होता है। हमें लेकिन ज़हीर, अगर वो इस तरह से सबको राजी रखेंगे तो फिर तो वो मामला इस तरह तो बिगड़ता जाएगा, फिर तो ना तो वो कुछ भी ठीक हो सकेगा, ना कोई रिकवरी अमल में लाई जा सकेगी। तो एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा था कि वासा की जानिब से भी बहुत सी रिकवरियां जो हैं वो पेंडिंग हैं, तो रिकवरी की क्या सूरत हाल है? कितने करोड़ की रिकवरी हो रही है महाना? जी, महाना जो रिकवरी हो रही है वो 17 से 18 करोड़, मैंने पहले भी आपको बताया, वो हो रही है, मगर ये उतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि इससे इतने बड़े पैमाने पर वाटर सप्लाई की और सीवरेज की लाइनें तब्दील की जा सके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वासा के एक अहम अफसर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे जो बताया कि 20 से 30 अरब के दरमियान जो है वो रकम दरकार है। अगर इतनी रकम मिल जाए तो मुल्तान में सीवरेज और जो वाटर सप्लाई है उसके सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। मगर 20 से 30 अरब की रकम जो है वो दरकार है, जिससे वाटर सप्लाई लाइंस और सीवरेज की लाइंस जो हैं वो अमल तौर पर चेंज की जा सकती हैं और उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इन लाइंस को चेंज ना किया गया तो तमाम जो है इंसान, उनके लिए भी बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पीने का साफ पानी हर इंसान की बेसिक नेसेसिटी है, जिसे पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सी माली मुश्किलात का शिकार सिंध, लेकिन हुकूमत के शाहाना अखराजात। मुख्तलिफ महकमों ने सैकड़ों सरकारी दफातर किराए के बंगलों में बना लिए हैं। डिफेंस और क्लिफ्टन समेत दीगर पोश इलाकों में बंगले किराए पर लेकर दफातर बना लिए गए हैं। किराए की मद में बात की जाए तो सालाना तकरीबन 1.5 अरब रुपए अदा किए जाते हैं। बेशतर दफातर में सरकारी अमूर की अंजामदही ही नहीं हो रही है। किराए पर लिए जाने वाले बेशतर दफातर जो हैं वो आला अफसरान के करीबी अजीज़ो अकारब के इस्तेमाल में हैं। किराया भी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा अदा किया जा रहा है।
इस सारे मामले पर बात करते हैं नुमाइंदे जाहिद खोखर से। जाहिद, सबसे पहले तो इस खबर की तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सिंध के अंदर हुकूमत कहती है कि माली मुश्किलात हैं, कोई नया मंसूबा जो है नहीं रखा गया, और उसके बावजूद जो हम नज़र डालते हैं अखराजात पर को वो शाहाना अखराजात हैं। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से किराए पर बंगले लिए गए हैं। क्लिफ्टन, डिफेंस, PCH वो पोश इलाके हैं जहां पर 500 गज से लेकर 1000-2000 गज के जो बंगले हैं उनमें वो दफ्तर बनाए गए हैं, और उसके साथ साथ कई तो कमर्शियल जो डिफेंस कमर्शियल एरियाज है वहां पर बिल्डिंग्स भी किराए पर हासिल की हुई है। बदकिस्मती की बात यह है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनका मकसद आवाम की खिदमत बिल्कुल नजर नहीं आता, क्योंकि ये एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर किसी भी आम इंसान का जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है कि वहां पर कोई आम इंसान पहुंच सके जो उनके मकसद के लिए जो वहां पर दफ्तर बनाए गए हैं। कई ऐसे दफ्तर हैं, इसके मुतालिक भी तफसीलात हम आपको आगाह करेंगे। 1.5 अरब रुपए सालाना अदा किए जाते हैं इन तमाम मामलात के लिए। अगर ये चाहते तो इन फंड से ये हर महकमे के लिए अलग अलग दफ्तर खरीद भी सकते थे, मगर बदकिस्मती की बात है कि वो बंगले इस तरह से बनाए हुए हैं कि उनके जो अफसरान हैं या तो उनके अजीज करीब जो अकारिब हैं उनके बेंगलोज हैं, उनको अकोमोडेट किया गया है। मार्केट वैल्यू से कई गुना ज्यादा उनको रेंट दिया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है, और ये अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। और सिर्फ वहां पर कोई सरकारी कोई मामलात वहां पर तय नहीं होते, वो सिर्फ उनकी अयाशी के लिए, उनको प्रोटोकॉल के देने के लिए वहां पर ये बंगले बनाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि उनको लोगों के मसाइल हल करना उनका कोई सरोकार नहीं है, और ये नजर आता है कि ये अपना हक समझते हैं कि जो गरीब लोगों के टैक्स पर जो पैसे उनको मिलते हैं अरबों रुपए, ये इसी तरह से उड़ाते रहते हैं। ये आप जो अदाद शुमारों पर अगर नजर हम डालेंगे तो जो है हैरानगी होती है कि इस तरह से सिंध हुकूमत इतनी खती रकम जो है वो इस तरह बेंगलोज और दफातर की मद में खर्च कर रही है। लेकिन जाहिद देखा जाए तो एक तरफ सिंध हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर हमेशा से ये कहती आती है कि वो माली मुश्किलात का शिकार है, दूसरी तरफ दफातर के लिए पोश इलाकों में सैकड़ों बंगले जो है वो किराए पर ले लिए हैं। तो कितने दफातर हैं अब तक जो किराए पर ले चुके हैं ये लोग? जी बिल्कुल, महकमा खजाना की जो सरकारी आदाद शुमार हैं, जो दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक हर साल 1 अरब 45 करोड़ 57 लाख रुपए इस जो है दफ्तरों के किराए की मद में रकम जारी होती है, जिसमें महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को सालाना 7 करोड़ 32 लाख रुपए, महकमा खजाना को खुद उनके दफातर की मद में 5 करोड़ 80 लाख रुपए, महकमा इन्वेस्टमेंट को 2 करोड़ रुपए, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को 8 करोड़ रुपए, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को 12 करोड़ रुपए ये अदा किए जाते हैं। महकमा कानून एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो हैं उसको 6 करोड़ 82 लाख रुपए हर साल अदा किए जाते हैं सिर्फ दफ्तरों की मद में। महकमा एनर्जी को 3 करोड़ 51 लाख रुपए, महकमा लेबर को 1 करोड़ 72 लाख रुपए, महकमा इंडस्ट्री को भी 1 करोड़ रुपए 17 लाख रुपए, महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज को भी 2 करोड़ 65 लाख रुपए हर साल अदा किए जाते हैं, ताकि उन अफसरान की जो है अयाशी के लिए ये दफ्तर के नाम पर बेंगलोर खरीद करके दिए जाएं, किराए पर लेकर दिए जाएं, ताकि तो जाहिर इन बंगलों में ऐसे कौन से खास काम हो रहे हैं और दफातर कौन से ऐसे काम कर रहे हैं कि उन्हें पोश इलाकों में किराए पर लेना पड़ता है, किसी दूसरे इलाके में नहीं ले सकते हैं? ये काम तो कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे पॉइंट आउट भी हम करेंगे कि ऐसे कई महकमे हैं जिनका कोई फंक्शन भी नहीं होता है। कोई 10-15 साल से उन महकमों को सिर्फ और सिर्फ उन अफसरान को और उन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को अकोमोडेट करने के लिए वो सिर्फ दफ्तर हासिल किए गए हैं। इसके मुतालिक भी मैं आपको तफसीलात बता रहा हूँ, मगर ये जो अदाद शुमार है थोड़े से मैं आपको बता दूँ ताकि अवाम जो है वो हैरान हो जाए कि ये जो खून पसीने की कमाई जो है किस तरह से खर्च हो रही है। महकमा वेट एंड को 2 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं, महकमा एनवायरमेंट को 2 करोड़ रुपए, महकमा लोकल गवर्नमेंट को 1 करोड़ 85 लाख रुपए, महकमा ह्यूमन सेटलमेंट को 1 करोड़ रुपए, महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को 1 करोड़ 9 लाख रुपए, महकमा इतलात को 2 करोड़ रुपए अदा किए जाते हैं, महकमा तालीम को 15 करोड़ रुपए जो है सालाना अदा किए जाते हैं, महकमा टेक्निकल एजुकेशन को 1 करोड़ 33 लाख रुपए, महकमा बोर्ड यूनिवर्सिटीज को 1 करोड़ 76 लाख रुपए, और इसी तरह से महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को 30 करोड़ रुपए हर
साल अदा किए जाते हैं। और महकमा वुमेन डेवलपमेंट को 2 करोड़ रुपए, महकमा सोशल वेलफेयर को 4 करोड़ रुपए, जबकि महकमा ह्यूमन राइट्स को 4 करोड़ रुपए, इसी तरह से महकमा सोशल प्रोटेक्शन एक इदारा है उसको 1 करोड़ रुपए, मुतसब आला और उससे रिलेटेड जो दफातर हैं उनको 1 करोड़ रुपए, महकमा ज़राअत को 1 करोड़ 14 लाख रुपए, महकमा कल्चर को 91 लाख रुपए, जबकि महकमा बहाली को 1 करोड़ रुपए ये अदा किए जा रहे हैं सालाना तौर पर, ताकि वो दफ्तर लेकर रखें। और पता भी नहीं होता है, जिस तरह डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इस तरह से वो प्रॉपर एड्रेस पर उनके लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है जगह ढूंढने के लिए। तो आम इंसान जिसका कोई काम होगा, जो देहात से आएगा, वो इन दफ्तरों में किस तरह से उनको ढूंढ पाएगा, ये तो नामुमकिन सी चीज होती है। और अफसरान ने सिर्फ ये जो आदम बेजार अफसरान हैं उनकी मर्जी पर और उनको अकोमोडेट करने के लिए ये सिंध सेक्रेटेरिएट और जो मेन जगह है सदर, अगर वहां पर ही दफ्तर लेकर दे देते तो भी कम से कम लोग वहां पर पहुंच सकते। मगर जाहिर हो सकता है उन्हें लगा हो कि हम इनको फैसिलिटेट करेंगे तो ये आवाम को भी फैसिलिटेट करेंगे। करोड़ों रुपए गिनवा दिया आपने हमें महकमों के हिसाब से, तो इतने करोड़ों रुपए दे रहे हैं तो वो महकमे क्या फायदा दे रहे हैं? कोई आज तक बेनिफिट हासिल हो सके उन महकमों से जो इतने करोड़ों रुपए ले रहे हैं? किसी महकमे ने तो काम भी नहीं शुरू किया है, किसी महकमे ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई काम भी नहीं शुरू किया है। दूसरी बात यह है कि सिंध हुकूमत के पास ये महकमे डिपार्टमेंट कम थे और इस वजह से जो एक मंसूबा भी शुरू किया गया था सिंध सेक्रेटेरिएट जो है कम्प्लेक्स 7 और 8, इसके मुतालिक मैं ज़रूर नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर बताऊंगा कि ये भी एक बड़ी स्टोरी है कि जो शुरू में वो 2014 में 9 अरब 40 करोड़ रुपए का ये मंसूबा रखा गया था। इस वक्त 20% भी काम नहीं हुआ है, अरबों रुपए खर्च हो गए। इसके ये तो एक तफसील अलग से है जिसके लिए हम दूसरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है स्टेट लाइफ कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुआहिदा सिंध गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि हम आपको जो है उनकी बिल्डिंग में जितने दफातर हासिल किए हुए हैं उनको भी किराया अदा किया जा रहा है। उनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक स्टेट लाइफ बिल्डिंग 3 में 2400 स्क्वायर फीट पर जो है मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनको दफातर दिए हुए हैं। इसी तरह कल्चर टूरिज्म को भी जो है वो दफ्तर वहां पर दिया हुआ है स्टेट लाइफ बिल्डिंग 3 में। वर्क्स एंड सर्विसेज को 3100 फीट किराए पर जो है वे दी हुई है। 55 रुपए फीट के हिसाब से ये किराया अदा करते हैं और महीने में करोड़ों रुपए हो जाते हैं जो उनको अदा किए जाते हैं। इसी बिल्डिंग में महकमा इंडस्ट्रीज का दफ्तर है, सेक्रेटरी जो ज़कात इश्यर है, डायरेक्टर जनरल एक्साइज टैक्सेशन, डायरेक्टर जनरल नार्को टैक्स, ये भी जो है वो प्राइवेट घरों में बेंगलोर में उन्होंने दफातर कायम किए हुए। एक्साइज एंड टैक्सेशन को इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार है वो दफातर के हवाले से। उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर प्रॉपर्टी हो गए, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन हो गए, उनको भी जो दफ्तर वो उन्होंने प्राइवेट बिल्डिंगों में हासिल किए हुए हैं। जाहिद एक तरफ माली मुश्किलात का रोना रोते हैं और जाहिद कोई चेक एंड बैलेंस किसी किस्म का अभी तक सामने नहीं आया। कोई नहीं है, कोई नहीं। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि एक जो है एंडोमेंट फंड ट्रस्ट के नाम से कोई 10-15 साल से इदारा कायम किया हुआ है। वहां पर रिटायर्ड अदीब दानिश्वर जो अपने इनके मंजूर नज़र थे, जो मुख्तलिफ महकमों से कोई रिटायर हो गए, उनको बिठाया हुआ है। और इसमें इसके सरबराह की हालत ऐसी है कि वो बैठ भी नहीं पाते हैं, मगर इस वक्त तक वो उसी इदारे के सरबराह हैं और कोई काम नहीं करनी है। उन काम सिर्फ बुनियादी तौर पर ये है कि जो आसार कदीमा की जो इमारतें हैं उनको मेंटेन करना होता है, मगर जो वो मेंटेन करते हैं। देखा जाए जाहिद बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इस तरह से महकमे चलते रहे तो और करोड़ों के हिसाब से वो किराए की मद में देते रहे तो आवाम का कौन सोचेगा। नाज़रीन, कराची एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट किराए की मद में हर साल 55 लाख रुपए हासिल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यह महकमा भी बहती गंगा में अपने हाथ धो रहा है। तो फिर तहकीकात कौन करेगा? अवाम को इस हवाले से सोचना होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अहम मसाइल के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।